तो हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 11वीं क्लास का पहला चैप्टर जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर लेक्चर्स की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस जिसे हम एमएलटी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी चीज़ जो बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट होती है हमारी फिजिक्स के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एंड एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स में हमारे काम आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पहला चैप्टर जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो हमारे फिजिक्स में जो पहली चीज़ आती है वो आती है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? ठीक है, तो यहाँ पे मैं कम से कम डायमेंशंस कम लिखूंगा जो बुक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड किस डायमेंशन, किस डेफिनेशन का क्या मतलब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे आती है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिसे हम किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए, जैसे हमें लेंथ कहीं की नापनी है, कहीं की हमें लेंथ नापनी है, तो हमें एक फिजिकल स्केल की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमें कहीं का टेम्परेचर नापना है तो हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी चीज़ें जैसे भी हैं, जैसे हमें किसी चीज़ की इंटेंसिटी नापनी है जो कि हम कैंडेला में नापते हैं, या किसी का वजन नापना है तो हमें एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा स्केल वेइंग स्केल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज में भी हमारे दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, इसे हम इसके क्लासिफिकेशन को दो तरीके से करते हैं। इसका एक क्लासिफिकेशन हमारा होता है जिसे हम मानते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, काफी लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम पहले सुन रखा होगा, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर। और दूसरी चीज होती है उनकी नापते हैं, जैसे उनकी कहाँ से वो चीज़ आई है, इस चीज़ को हम नापते हैं, जैसे कि कहाँ से वो चीज़ को हमने ड्राइव किया। ठीक है, तो ये इसमें भी टू टाइप की क्वांटिटीज होती हैं हमारी। एक होती है ठीक है, एक हमारी होती है जैसे जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल जैसे कि नाम से लगभग क्लियर हो सकता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, मतलब उनका खुद का अपना अधिकार है, फंडामेंटल है। ठीक है, और दूसरी होती है जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं और वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, देख लें वीडियो का काम कर रहा है या नहीं। हाँ, तो ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज हमारी बेसिकली वो होती हैं जैसे जो सस्ती क्वांटिटीज होती है हमारी, जैसे जिसे हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं हमारी देसी भाषा में, जैसे। और उनका फिजिकली मतलब उनका ये होता है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब कि जिनके पास एक यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ में एक प्रिफर्ड डायरेक्शन होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे हमारी स्पीड, कोई वगैरह बोलता है जैसे समवन इज ट्रेवलिंग इन एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर या 30 मीटर पर सेकेंड। जैसे कोई कह रही है, कोई कार चल रही है, अपनी कार एट ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि कितनी स्पीड से कार चल रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ईस्ट या वेस्ट। बट अगर ये भी बताया जाए कि अगर 50 किलोमीटर से ट्रेवलिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसको हम स्पीड ना कहकर वेलोसिटी कहेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी ना कहकर इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, इसको हम चाहे तो इरेज कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल और क्वांटिटीज, वेक्टर और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल एंड ये जो और डायरेक्ट क्वांटिटीज जो होती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पीछे का लॉजिक ये है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो खुद ही एक डायरेक्ट नापी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग नेशंस में, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में
लोग सेम चीज सेम क्वांटिटी को अलग अलग स्केल्स पे नाप रहे थे। जैसे कोई लेंथ को फीट में नाप रहा था, ठीक है, कोई मास को पाउंड में नाप रहा था, कोई ग्राम्स में नाप रहा था, कोई किलोग्राम में नाप रहा था, ठीक है। तो अलग अलग दो यूनिट्स हैं हमारी, ठीक है, दो तीन सिस्टम जो ज़्यादा हमें सुनने को मिलते हैं सिस्टम, जैसे कि एक होता है हमारा MKS सिस्टम, ठीक है, एक होता है हमारा FPS सिस्टम, एक होता है हमारा CGS सिस्टम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो ये कोई नहीं है, बस ये है कि कौन किसको किस में नापता है। जैसे कि मास को, एक मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक लेंथ है, ठीक है। तो हम इसके इसमें कॉलम्स में लिख देंगे कि कौन सी यूनिट किस सिस्टम में कौन किसको नापता है, ठीक है। बेसिकली इनके बारे में ज़्यादा मास जैसे टाइम है, ठीक है, जैसे फोर्स है, कोई उसको डाइंस में नापता है, कोई न्यूटन में नापता है, तो ठीक है। तो मास को लोग नापते थे, इनके सिस्टम में मास को किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम्स में, ठीक है। और FPS में उसी तरह से इसको पाउंड्स में नापते हैं। जो ये सिस्टम बेसिकली में यूके जो कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, उस साइड चलता है, ठीक है। और CGS में हम इसको चलिए हम किलोग्राम के बारे में बात करते हैं। पहले हम लेंथ के बारे में बात, पहले हम मास के बारे में बात करें, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो FPS में हम इसको पाउंड्स में नापते हैं, ठीक है, और CGS में हम इसको ग्राम्स में नापते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ, जैसे लंबाई है, लंबाई को हम लोग MK सिस्टम में फीट में नापते हैं, ठीक है। और पाउंड जो लेंथ को हम लोग मीटर्स में नापते हैं, ठीक है। और लेंथ, और उसका FPS में लेंथ को हम फीट में जैसे कि मान नापते हैं, और CGS में इसको सेंटीमीटर्स में नापते हैं, सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद टाइम, समय एक ही, सारे सिस्टम्स में एक ही से नापते हैं, सेकेंड्स, सेकेंड्स एंड सेकेंड्स, अंडरस्टैंड। लेकिन ये सारी सिस्टम जो है देश के अलग, दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रही थी, ठीक है। तो उनसे कॉम्बिनेट करना और अलग क्वांटिटीज के बीच में ऐसा मुश्किल पेश आई। तो फिर इन सारी सिस्टम्स को हटा के एक इंटरनेशनल मीटिंग की गई सारे साइंटिस्ट की, और उसमें एक नई जो हमें कहानी यही समझाई जाती है, जिसमें हमें एक नई सिस्टम बताया गया, इन सारे सिस्टम्स को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया गया, जिसको हम कहते हैं SI सिस्टम, या स्टैंडर्ड यूनिट्स में जिसे नाम नापते हैं। इसमें SI सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप MKS जो हमारा सिस्टम है बस वही वाला नाम है, बस इसमें दो यूनिट्स और होती हैं जिसे हम एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं, एंगल सेट, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल्स के लिए, जिसे हम रेडियंस एंड स्टेरेडियंस में और नापते हैं, रेडियंस एंड स्टेरेडियंस, ठीक है। अब इनके बाद में एक चीज़ बचती है कि जो हमारे फंडामेंटल, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, आप लोग शायद आपने अगर पहले कुछ पढ़ा रखा है तो आप जानते होंगे। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे जैसे फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं 7, और दो अभी जो आपको एक्स्ट्रा बताई, रेडियन एंड रेडियन। तो फंडामेंटल्स बेसिकली हम 9 यूनिट्स याद रखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो हमारी मास को नापने की यूनिट्स होती है जिसे हम डिनोट करते हैं M से, और इसको नापते हैं कि किलो में, ठीक है, किलोग्राम, इसको हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं KG से, ठीक है। और उसके बाद हमारी लेंथ आती है, लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, और इसको हम मीटर्स में नापते हैं, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं मीटर्स में से, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म में जो हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारी मास लेंथ, उसके बाद हमारा आता है टाइम। टाइम को बेसिकली हम छोटे टी या स्मॉल टी से इसलिए आते हैं क्योंकि इसके बाद हमें टेम्परेचर को भी लिखना होता है, उसको हम टी से ही लिख देते हैं, इसलिए हम स्मॉल टी से इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो सेकेंड्स, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइम के बाद आता है हमारा करंट, ठीक है। करंट को हम ए से डिनोट, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो नापने की इसकी यूनिट्स होती है उसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, एम्पियर। और उसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। और उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है।
और टेम्परेचर को हम बड़े टी से डिनोट करते हैं और इसको केल्विन्स में नापा जाता है, केल्विन या सेंटीग्रेड्स या उसको केल्विन से सेंटीग्रेड में नापते हैं, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। कई बार इस पर एक नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो उसे लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर स्टैंडर्ड जब बोला जाए IS SI सिस्टम में तो हम उसे केल्विन से डिनोट करते हैं और उसको केस नहीं लगती, इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं। एक केल्विन होती है, एक फ़ारेनहाइट डिग्री होती है, ठीक है। टेम्परेचर के बाद एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बल्ब है या कोई जलने वाली चीज़ है जिससे रोशनी निकल सकती है, वो कितनी स्पीड से रोशनी को निकाल रही है, तो इसको भी नापने की कोई सिस्टम होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि केवल ऐसे ही बोल सकते हैं कि तेज चल रहा है या धीरे बल्ब जल रहा है, तो उसकी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसको नापने की, ठीक है, जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम नापते हैं कैंडेला में, इसमें जैसे कैंडल मतलब हमारी मोमबत्ती मान सकते हैं, तो याद रखकर कैंडेला, और इसको हम डिनोट करते हैं CD से, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बचती है कि कोई अमाउंट कितना है, ठीक है। जैसे किलोग्राम है, वो भी एक सब्सटेंस नापने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें एक वेइंग स्केल चाहिए उसके लिए, लेकिन कैंडेला सब्सटेंस को नापने के लिए एक और, जैसे केमिस्ट्री में सुना होगा सब्सटेंस मोल सुना होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसे हम मोल में नापते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं मोल में नापते हैं, ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं मोल ऐसे, ठीक है, MOL लिख के, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर रेडियंस एंड स्टेरेडियंस, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट्स में ये हमारी जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं वो ये है। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में जो हम लोग एंगल नापने के लिए यूज करते हैं वो रेडियन एंड स्टेरेडियंस होता है, ठीक है। तो एक जगह हम काम कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको रेडियंस, व्हाट आर रेडियंस, एक तरफ हम दिखाते हैं आपको व्हाट आर स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन से ऐसे तो कोई बेसिकली कोई खास जरूरत आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे जाके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें हम कई बार इसको इस्तेमाल करते हैं स्टेरेडियंस को, ठीक है। तो रेडियन दिखाने का मतलब ये है जैसे कोई एक सर्किल है मान लीजिए ये, ठीक है, और इस सर्किल में हम कोई एक सेक्टर ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो लेंथ हमारी आर्क लेंथ है इसको मान लेते हैं L, ठीक है, और ये हमारा कोई एंगल है थीटा। ये जो हमारी रेडियस है तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, रेडियंस जो थीटा होता है वो हमारा होता है, इसको हम अगर L ना मान के DL मान लेते हैं, कोई स्मॉल रेडियन है, ठीक है, इसको एंगल थीटा मान के छोटा एंगल मानते हैं D थीटा, क्योंकि वो छोटा सा सेक्शन हम लेके केवल रेडियन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा DL अपॉन R, ठीक है, और इसको जो इसकी SI यूनिट होती है वो थीटा की होती है रेडियन, ठीक है। बेसिकली हम एक पाई को 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, पाई रेडियंस, 180 डिग्री को हम पाई रेडियंस बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है स्टेरेडियंस, देखिए ये एक 2D के लिए सिस्टम है, ये एक प्लेन के लिए, और उसी तरह से एंगल नापने का सिस्टम ये 3 डायमेंशनल में एंगल नापने का सिस्टम है। एज ऑल ऑफ यू हैव हेard अबाउट, एक आप लोगों ने कोन खाया होगा, ठीक है, आइसक्रीम का कोन, तो उसमें आप जो कोन देखते हैं छोटा सा, इसे आपको ये सर्किल ना मान के ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये कोई एक स्फीयर है, स्पेरिकल बॉडी मान सकते हैं, इसका वॉल्यूम हमारा 4.3 पाई आर क्यूब होता है, आपको याद आया होगा। जैसे हमारी बॉल होती है, उस बॉल से कोई सॉलिड बॉल हो ना कि, ठीक, उसमें से हम अगर एक सेक्शन गोल सेक्शन काट के निकालते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हम कोई गोल सेक्शन काट के निकालते हैं, तो ये हमारा एक सॉलिड एंगल है, ठीक है। अब सॉलिड एंगल ये 3D सिस्टम को हम एक बोर्ड पे नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसका जो एरिया है लेट्स से DS, और ये जो रेडियस है इसकी इस पे R, तो जो इसके बीच में एंगल होता है उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ओम से, ठीक है।
इसकी जो रिलेशन होती है, रिलेशन और इसके बीच में डी एस का एरिया डी एस अपॉन आर स्क्वायर होती है। यहाँ पे डी एल अपॉन आर होता है, यहाँ पे डी एस अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे मान सकते हैं कोई ये है कि हेमिस्फीयर है, ठीक है, हाफ हेमिस्फीयर मानते हैं, ठीक है, इट्स एन हेमिस्फीयर। ये हमारा एक हेमिस्फीयर टाइप का, ठीक है, आधा है, मतलब जो हमारा स्पेरिकल बॉडी है उसको हमने आधा काट लिया, ठीक है। तो इस पे हम जो वो दिखाना चाहते हैं अपना तो इसका जो उसको हेमिस्फीयर अगर हम काट लेते हैं उसको ऊपर जो आधा हेमिस्फीयर का पूरा टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधा एरिया हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा ये नहीं याद है क्या आप लोग को, आधा एरिया उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और उसकी रेडियस नीचे जो हमारा आर डिनोट करते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑन सॉलिड एंगल इसका कितना हो जाएगा 2 पाई, जो उसका ऊपर का जो एरिया होगा आधा स्क्वायर जो एरिया होता है उसको ओम से नोट करते हैं। और रेडियन और स्टेरेडियंस में आप लोग को एक ज़रूरत पड़ेगी एक चीज़ की, रेडियन और स्टेरेडियन के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम आप लोग लिख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, जो ओम होता है उसको 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से एक इंटर रिलेशन होता है इनके बीच में 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये रेडियंस और स्टेरेडियंस के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात खत्म होती है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एंटिटीज क्या होती है, ठीक है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो उसमें एक होता है हमारा सामने जो हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ होती है एक लिखते हैं हम उसका मैग्नीट्यूड, उसको हम एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, अभी के लिए। और उसके बाद उसमें एक यूनिट जरूर होती है, उसकी क्या यूनिट है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे मेन टॉपिक है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन यू। अब जैसे कोई चीज़ जैसे आपने कोई चीज़ नापी और आपने यहाँ पे लिख दिया उसको, वो आया है 5, ठीक है। अब लेकिन कोई आपने वो कोई चीज़ पता है कि ये 5 है, ठीक है। अब आपने क्या नापा क्या नहीं, ये डिनोट करने के लिए हमें इसके आगे कोई एक यूनिट डालनी होगी। जैसे मान लीजिए मीटर डाल दी, अगर आपने मीटर ना लिखे, बेसिकली अगर आप मीटर लिखना भूल गए मान लीजिए, ठीक है, और कोई आया उसने 5 के आगे मतलब डिग्री सेल्सियस बना दिया, तो आपने नापा तो लेंथ है, लेकिन किसी ने इसमें इसको टेम्परेचर बना दिया। उसी तरह से मान लीजिए आपने 5 डिग्री सेल्सियस ना लिख के आपने 5 छोड़ दिया केवल, ठीक है। आप इसको कहना चाह रहे हैं 5 मीटर, लेकिन इसमें किसी ने 3 जीरो पे बढ़ा दिया, ठीक है, कोई ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी तो बेसिकली कोई कहेगा कि रुपए हैं 5000, ठीक है। इसीलिए हमें यूनिट के साथ जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ साथ एक यूनिट लिखना भी जरूरी है। और जो एक यूनिट होता है मान लीजिए 1 kg कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकेंड कितना होगा, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, ये एक एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाल के रख ली गई, ठीक है। अब किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए हमारी कोई चीज़ आई, ठीक है, तो वो क्वांटिटी जितनी भी है मान लो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कोई भी जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आप किसी शहर से दूसरे शहर गए तो आपने डिस्टेंस नापी मान लीजिए 5 किलोमीटर, ठीक है। अभी ये है हमारा मान लीजिए अभी के लिए एन है, हमने माना था मैग्नीट्यूड है पाई, और ये हमारा यूनिट है यू, ठीक है। तो जो ये क्वांटिटी होती है जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की है वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होती है, ठीक, समझ रहे। तो इस कांस्टेंट को मान लीजिए हम के से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, एन मैग्नीट्यूड की जगह एन लिख सकते हैं, एन यू इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि इस एन यू कॉन्स्टेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू इक्वल्स टू एन थ्री यू थ्री। मतलब कि अब अगर आप इनमें से ये ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाली चीज़ है। अब इसमें से अगर आपने कोई एक चीज़ बढ़ाई, एन वन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आपने अभी यहाँ पे लिखा कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली है कि 5 किलोमीटर था। अब एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ मेजर की गई है
उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो ये इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर आपको मान लीजिए आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपने कहा इसको मैं 5 ना लिख के इसको 5000 लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और 5000 लिख दिया आपने, लेकिन हमें एक यूनिट भी मेंशन करनी होगी, तो उस यूनिट में वो चीज़ अब एक्सपेरिमेंटली की गई चीज़ मतलब कम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो किलोमीटर यहाँ पे मेंशन था उसको आप यहाँ पे मीटर लिख देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम है, बट क्या हुआ कि हमने इनमें चेंजेस कर दिए, ठीक है। इसको 5 से 5000 कर दिया, और लेकिन अगर आप इसको एक चीज़ को यूज बढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर आपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाया है और उसको चीज़ को कौन सा बढ़ाते हैं, कोई एक इसमें से n को बढ़ाते हैं, तो आपको u को घटाना होगा। अगर आप u को घटाते हैं तो आपको n को बढ़ाना होगा। इसीलिए इसको डिनोट करते हैं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है। अब n1 u1 ये कांस्टेंट है, इसके बारे में अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें, इसका एक ये भी बाई चांस भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ कैसे होगा। इसके बारे में हमारा ग्राफ है n1 u1 का जो हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये n है, ये हमारा u है, इसके बाद में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, ठीक है, इसका एक ग्राफ है। जैसे जैसे आप u बढ़ाएंगे n को आपको घटाना होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद में हम वीडियो अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। इसके पहले डायमेंशनल एनालिसिस की बात करने से पहले एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका सीख लेते हैं, ठीक है। हम एक यूनिट से, जैसे अभी आपको सीखा कि मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा कहीं तो क्वांटिटी कितनी घटानी होगी, या आप इमेज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MKS से SI में ले जाइए, CGS से FPS में ले जाइए, तो इन यूनिट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम और देख लेते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका एक जो बड़ा पुराना क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम। आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो है फोर्स की क्वांटिटी है, और फोर्स को हम लिखते हैं F इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो 1 न्यूटन है ये बात याद रखिए आपको, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो 9th से पढ़ा होगा आपने। ऐसा तो नहीं होता कि आपने फोर्स अचानक से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, फोर्स तो आपने 9th में ही पढ़ा, 9th क्या अपने बहुत ही बेसिक क्लास में भी फोर्स को पढ़ पाओगे। अब ये ना हो कि ये अचानक फोर्स कहाँ से प्रकट हो गया कि अरे ये कौन सी नई चीज़ है। तो हमें 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन हमारा है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है हमारा, ठीक है। मास हम लोग 1 न्यूटन ऐसे डायरेक्ट लिखिए, मास को हम काहे में लिखते हैं, अपना मास इनटू केजी में लिखते हैं, किलोग्राम्स में, ठीक है। और एक्सीलरेशन को हम काहे में एक्सीलरेशन एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन है, तो इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। अब हमको इसको बदलना है सीजीएस सिस्टम में, तो इसको वैसे रखेंगे 1 न्यूटन। अब एक इसको सीजीएस में किलोग्राम को काहे में नापते हैं, ग्राम्स में, ठीक है। तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, ठीक है, होते हैं कि नहीं। इंटू मीटर को हम सीजीएस में किसमें बदलते हैं, रखते हैं सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर हमारा भाई सेकेंड स्क्वायर सेम ही होता है दोनों में, ठीक है। तो इसको बदल लेते हैं, मैग्नीट्यूड को एक जगह रख सकते हैं, 1000 इंटू 100 इंटू ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ये चीज़ अगर आपको याद हो, ग्राम सेंटीमीटर टू सेकेंड स्क्वायर, इसको डाइन भी कहते हैं, ठीक है। नहीं याद है तो आगे इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 1000 इंटू 100 कितना लगेगा, 10 टू द पावर 5, इसको लिखते हैं डाइन।
1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है टाइम। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एसआई यूनिट से क्या बदल दिया, सीजे सिस्टम। जैसे कि जब आप आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें यह होगा कि आपको कई बार यूनिट्स में भी फंसाया जाता है। ठीक है, यूनिट सीजीएस में दे दी, ऑप्शंस आपको मीटर्स में दी, एसआई सिस्टम में दिए, या एसआई सिस्टम में क्वेश्चन को एसआई सिस्टम यूनिट्स में दिया हुआ है, ऑप्शंस को सीरीज में दे रखा है, तो आपको ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने जो हमारा एसआई यूनिट है वही सब कुछ है। कई बार क्वेश्चन आपको यूनिट्स में ही घुमाने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि कन्वर्ट, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये आपको खुद से कॉपी में ट्राई करना है। जूल आपको याद नहीं है तो बता दें, ये वर्क डन की एक यूनिट होती है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा इंक डाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक की बात हो गई है डायमेंशनल एनालिसिस की। सॉरी, डायमेंशनल एनालिसिस हमारी अभी इसमें इस टॉपिक में हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की चीज़ बचती है। और ये वीडियो जो हमारा लगभग 27 मिनट का हो चुका है। और ये क्वेश्चन आप अगर उससे ट्राई करेंगे, इस टाइप का और से क्वेश्चन आपको आपकी बुकलेट या जो भी बुक ऑफ